हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। ओके। तो हम लोग कोवैलेंट सॉलिड एनालाइज कर रहे थे। तो जो लोग नहीं लिखे हैं जल्दी से लिखें। इन दिस सॉलिड constituent particles are non-metal atom linked together by covalent bond। यहाँ तक लिखाया था। चलिए अब इसके आगे सारे लोग लिखिए, उसी में कंप्लीट कीजिए। थ्रो आउट द क्रिस्टल। इसीलिए दिस सॉलिड is also known as नेटवर्क सॉलिड। मैं अभी समझाऊंगा आपको। पहली बात याद रखिए कि कोवैलेंट सॉलिड में नॉन मेटल एटम होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बहुत सारे होते हैं। जैसे पहले एग्जांपल लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसका डायग्राम बनाऊंगा। जैसे डायमंड है, क्वार्ट्ज है, सिलिकॉन कार्बाइड है, S8 है, P4 है। अब क्यों है वो अभी मैं बता देता हूँ। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब। तो इसमें बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। नेटवर्क है, नेटवर्क समझते हैं ना, कहते हैं ना इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। तो बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। डन। जैसे देखिए डायमंड में कार्बन 4 नियरेस्ट कार्बन से मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, फिर ये नियरेस्ट से मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। मैं म्यूट कर देता हूँ यार, तुम लोग बहुत हंगामा करते हो।
ये फर्दर एक दूसरे से कनेक्टेड होते रहते हैं। क्लियर है? उसी तरह SI क्वाड्स को हम SiO2 कहते हैं। तो नेटवर्क, बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड हैं, नेटवर्क फॉर्म में चलते रहते हैं, इसीलिए कोवैलेंट सॉलिड बहुत ही हार्ड होता है। अब देखो SiO2 इस तरह नेटवर्क फॉर्म में, इसीलिए कहा गया, जो मैंने लिखाया था कि नॉन मेटल एटम जो होते हैं वो थोरो कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये सब है, इसलिए इसका नाम नेटवर्क पर बताओ आया समझ में आपको? कोवैलेंट सॉलिड अच्छे से चैट बॉक्स में लिखो, मैं म्यूट कर दिया हूं सबको। ओप्पो A3s से कौन है, जल्दी नाम बताएं। ओप्पो A3s, प्लीज नेम बताएं। खुर्रम, क्या बता दें दोबारा? खुर्रम, अरे ये तो मैंने कल लिखा ही दिया था ना, ये तो पूरा कोवैलेंट सॉलिड में नेटवर्क होता है, समझा? बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। इन कोवैलेंट सॉलिड नॉन मेटल एटम आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड थ्रू आउट द सॉलिड। देखो बहुत सारे, जैसे HCl है, इसमें एक ही कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन कोवैलेंट सॉलिड में बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा नेटवर्क। इसीलिए ये बहुत ही हार्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो लिख लो। ग्रेफाइट is covalent solid which is soft। याद रखो, कोवैलेंट सॉलिड बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन कोई पूछे कौन ऐसा कोवैलेंट सॉलिड है जो सॉफ्ट है, तो कहेंगे ग्रेफाइट। एंड also conduct electricity। ओप्पो 3s नाम नहीं बताओगे, मैं रिमूव कर रहा हूं तुम्हें। ओप्पो A3s नाम बताओ प्लीज, मैं रिमूव कर रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नाम लिख कर बताओ। अपने नाम से आया करो, किसी दूसरे आईडी से नहीं आना है किसी को। नहीं बता रहे हो, रिमूव कर रहा हूं मैं।
चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद लिखिए, ये तो बहुत आसान है, जल्दी जल्दी लिखिए, आयनिक सॉलिड, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस करा दूंगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं आयंस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहचानने का तरीका बॉन्डिंग, तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड। बताओ सारे लोग, सबको समझ में आया? अयान सैफी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कहाँ थे भाई तुम? तुमको वीडियो में भेज दूंगा कल वाला। उम्मे हबीबा, सबको समझ में आ रहा है भाई? बताइए, सबको समझ में आया? इसमें जो मेटाल होता है, मेटल एटम के अंदर, वो मेटालिक बॉन्ड होता है। मैं जानबूझ के एग्जांपल नहीं दिया हूं कि मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में कराऊंगा। तो ये 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, जिसको पहचानने का तरीका, पर हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो हम अब आपको कराएंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह का होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, अनायनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड को पहचानने का तरीका, आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। मेटालिक सॉलिड का मतलब मेटल होना चाहिए। बाकी आपको कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर पर पीएचडी करना है। तो कोवेलेंट में बता दिया गया, उसमें वही एग्जाम्पल होंगे जिसमें बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, नेटवर्क फॉर्म में होंगे। जैसे P4 है, तो बहुत सारे P हैं, बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो ये नेटवर्क सॉलिड हुआ, कोवेलेंट सॉलिड हुआ। बोलिए, आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब मैं क्वेश्चंस करा देता हूं। स्टैंजिन डॉर्जे आ रहा है समझ में? यहाँ देखिए, तो जब भी क्वेश्चन आपके पास रहे कि हम कैसे समझेंगे, तो वो मैं आपको क्वेश्चन के जरिए बताता हूं, उसी में आपका डाउट क्लियर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए सारे लोग। सॉलिड ए which is
soft in nature. And may conduct इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग चैट बॉक्स में लिख कर बताइए आइडेंटिफाई द सॉलिड, कौन सा सॉलिड होगा, जल्दी बताइए। चैट बॉक्स में लिख कर बताइए कौन सा सॉलिड होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। बताइए बताइए, सानिया अफजल, सारे लोग बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अरे खुर्रम, तुम कोवालेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हो? कोवालेंट बॉन्ड सॉफ्ट होता है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है खुर्रम। कोवालेंट बॉन्ड नेटवर्क सॉलिड है, मैं 10 दफा बोल चुका कि सबसे हार्ड सॉलिड होता है कोवालेंट सॉलिड, तो तुम उसको सॉफ्ट कह रहे हो। अगर कोई ग्रेफाइट लिखा है तो चलिए बात समझ में आती है, तुम कोवालेंट क्यों लिख रहा है बे? यानी एक आसान आंसर तुम्हें नहीं दे पाते हो क्या तुम लोग? अरे क्या लेट आए थे, अभी तो मैंने रिपीट कर दिया। कोवालेंट सॉलिड तो कल क्लास में हुआ था। देखो यहाँ का जो आंसर होगा, गौर से सुनो अच्छे से। पहली बात, हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये लेट और से कुछ नहीं होता है। नवेद रजा लिख रहा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड सॉफ्ट नहीं होता है गधा, आयनिक कंपाउंड हार्ड होता है। NaCl सॉफ्ट है क्या? दिमाग ही नहीं है। शीरीन फातिमा लिख रही मेटालिक। आयरन 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 सॉफ्ट है क्या? बताइए, इतना सिंपल आंसर नहीं दे पा रहे हैं। रेशम तलवार आंसर दें। शेख मास भी लिख रहा है कोवालेंट सॉलिड। जो कोवालेंट लिख रहा है उसके पास कुछ दिमाग ही नहीं है, दिमाग का इलाज कराएं। कोवालेंट सॉलिड ये सॉफ्ट होता है क्या? कोवालेंट नेटवर्क सॉलिड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। चलिए देखो, गौर से सुनो। अब 2 मिनट टाइम दो सारे लोग, यही क्वेश्चन के जरिए अपना डाउट क्लियर करो कि सॉफ्ट कहा गया। तो पहली बात सुनो, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होता है। यहां और आगे का वर्ड है, यहां सुने, अब आंसर मत दें आमना, सुने लेक्चर को। मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसका आंसर ग्रेफाइट नहीं होगा। ग्रेफाइट होता तो मे का वर्ड नहीं होता, सिंपल लिखता कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो पूरे ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड आर सॉफ्ट हार्ड, उसमें जो सॉफ्ट है वो मॉलिक्यूलर। एक स्टूडेंट का आंसर सिर्फ सही आया है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता। ग्रेफाइट तभी आंसर आता जब ये लिखता कि वो कौन सा कोवेलेंट सॉलिड है जो सॉफ्ट है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहां देखिए एक्सेप्शन है ये, तो एक्सेप्शन की बात यहां पर नहीं होगी। और लैंग्वेज पर भी देखें, मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सर तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों है? तो रीजन सुनो, 2 मिनट सुनो। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवाल फोर्स। पहले बताओ केमिस्ट्री में वंडरवाल फोर्स कौन कौन है जानते हो? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, डिस्पर्जन फोर्स, ये सब वंडरवाल फोर्स हैं। वंडरवाल फोर्स वीक होता है, उसमें सबसे वीकेस्ट होता है डिस्पर्जन। तो कल पढ़े थे ना मॉलिक्यूलर सॉलिड में, किसी में डाइपोल डाइपोल था, किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड था, किसी में डिस्पर्जन था। तो वीक वंडरवाल फोर्स की वजह से ये सॉफ्ट होता है। अब सॉफ्ट में
कंफ्यूजन दूर करो। तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड हैं, ये सॉफ्ट सिर्फ कंपैरिजन के बेसिस पर है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कोवैलेंट, आयनिक और मेटालिक के कंपैरिजन में सॉफ्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको चिल्लाना है कि सॉलिड सॉफ्ट होता है, गलत। ये सॉफ्ट सिर्फ इसलिए लिखा है कंपैरिजन के बेसिस पर। कोई भी पूछे मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, कहिए हार्ड होता है। लेकिन चूंकि 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो आपको एग्जामिनर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्वेश्चन पूछेगा, उन चारों में सबसे हार्डेस्ट कौन है, हार्ड सॉलिड कौन है, तो कोवैलेंट सॉलिड, एक एक्सेप्शन को छोड़कर। अरे इंग्लिश का वर्ड भी देखना है, कोई अगर मेटालिक सॉलिड बोला है तो गधा होगा, कोई आयनिक बोला है उसका मतलब उसके पास दिमाग ही नहीं है। ग्रेफाइट लिखा तो चलिए समझ में आता है कि उसने कुछ लिखा है सही। आयनिक हार्ड होता है भाई, आयनिक कंपाउंड केटाइन और एनाइन के बीच में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेटल कहीं सॉफ्ट होता है, मेटल तो हार्ड होता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हार्ड है, ये सॉफ्ट कंपैरिजन के बेसिस पर है कि 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर कुछ थोड़ा कम सॉलिड है, थोड़ा कम हार्ड है, तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। उसका रीजन है वीक वंडरवाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक होता है, डायपोल डायपोल भी वीक होता है, डिस्पर्जन भी वीक होता है। उस वीक में सबसे वीकेस्ट होता है डिस्पर्जन फोर्स, जो कल पढ़ाया गया। अब बताइए सारे लोग मैसेज लिखकर कि आपको समझ में आया। और ये देखिए मे का वर्ड है, मे का वर्ड अब गौर से सुनिए, अभी रुकिए, चैट बॉक्स में बाद में आंसर दीजिएगा। मे, 1 मिनट रेशम, 1 मिनट। मे का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर भी सकता है, नहीं भी। कौन करेगा, तो पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन नॉन पोलर तो नहीं करेगा। क्या H2 में कोई चार्ज है, नहीं। तो इसलिए वर्ड समझिए, मे कंडक्ट। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड डू नॉट कंडक्ट। इसलिए वर्ड लिखा गया मे, मस्ट नहीं लिखा गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अब बताओ, आप चैट बॉक्स में लिखो। ये नवेद रजा जो हैं, समझा, ये शीरीन जो हैं, इन लोगों ने जो आंसर जो लिखा है, बड़ा अफसोसनाक बात है, अनरिलेटेड आंसर। बताइए बताइए, आंसर बताइए, सबको सही से समझ में आया कि नहीं आया? अम्मार सैफी, अयान सैफी, सारे लोग बताएं। शेख हमाज वो कोवैलेंट सॉलिड को बता रहे थे। ओ माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं, अब गलती हो गई, इसको रिपीट नहीं करना अच्छे से। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैं दोबारा बताता हूं, 1 मिनट बस सुन लो, डाउट क्लियर कर लो। सुनो अच्छे से। कोई भी तुमसे पूछे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, तो हार्ड होता है। 4 सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवैलेंट। उन चारों में सबसे हार्डेस्ट कौन है, तो कोवैलेंट, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई। लेकिन उन चारों के हार्डनेस का कंपैरिजन अगर किया जाए कि उसमें कम हार्ड कौन है, तो आप कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसीलिए लिखा गया सॉफ्ट। आप पढ़िए एनसीईआरटी को, सिर्फ मॉलिक्यूलर चारों को सब स्टूडेंट पढ़ लेते हैं कि अमॉर्फ, सॉरी, कोवैलेंट सॉलिड क्या है फला। अब ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो आंसर सारे लोग सही से देना। सॉलिड ए, अब पूरा लैंग्वेज कंप्लीट होने दो तब आंसर देना। पूरी लैंग्वेज कंप्लीट होने दो।
चलिए आंसर दो, आप मैसेज पर लिख के आंसर दो। चैट बॉक्स में आंसर दो सही से समझ के। सानिया अफजल अपने आंसर को सही से देखें और स्टेटमेंट को सही से पढ़ा करें। हाँ, जिसने आंसर लिखा है कोवालेंट सॉलिड, दिस इज करेक्ट आंसर। और एक आयशा नाम की लड़की है, वो ब्रैकेट में लिख दी है डायमंड। नो, गलत। आप पूरा वर्ड लिखें कोवालेंट सॉलिड। क्यों डायमंड लिखा आपने? व्हाई डायमंड इन ब्रैकेट? आप सुने, आयनिक सॉलिड क्यों नहीं होगा? आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन मोल्टेन स्टेट, इन एक्वस स्टेट। NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे मोल्टन में जाएगा तो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो जिसने लिखा है आयनिक सॉलिड, गलत है। और यहां पर लिखा हुआ वेरी हार्ड, नेटवर्क है, नेटवर्क, नेटवर्क सॉलिड, सबसे हार्ड सॉलिड है कोवालेंट। पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे हार्डेस्ट लिखा हुआ मेल्ट। क्या NaCl का मेल्टिंग पॉइंट और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर। फिर आगे का लाइन, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। दिस इज द आंसर, कोवालेंट सॉलिड। हाँ, इसमें एक्सेप्शन पूछा जाए, क्या कोवालेंट सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? क्या कोवालेंट सॉलिड सॉफ्ट होता है? कहिए हाँ, उसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। बोलिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आया? अगर कोई भी पूछे कौन सा कोवालेंट सॉलिड है जो सॉफ्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, देन हम बोलेंगे ग्रेफाइट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सब है, और स्टूडेंट समझता है अरे कितना आसान आसान चीज टीचर पढ़ा रहा है उस वक्त से, और यहाँ लोग आंसर में फंस रहे हैं, सारे लोग आंसर में फंस रहे हैं। ये तो मेरी अच्छी आदत है कि मैं क्वेश्चन भी करा दिया करता हूं साथ में। चलिए, अम्मार, सैफी, अयान। अयान तो कुछ बोलता ही नहीं है, खाली इसको जरूरत पड़ेगी तो सर ये वीडियो भेज दीजिएगा, वो वीडियो भेज दीजिएगा, और टीचर की कोई इज्जत ही नहीं है। टीचर बोलता रहता है कि बताओ समझ में आया, तो चुपचाप बैठा रहता है। अयान, सैफी बोलो जल्दी, वरना वीडियो नहीं भेजूंगा अगर आंसर नहीं दोगे। आ रहा है समझ? अच्छा चलो, मुझे था कि मैं ये क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन तुम लोगों के रवैये से ये लग रहा है कि ये भी क्वेश्चन देना चाहिए। अगर इसका आंसर कोई गलत दिया तो समझ जाओ। चलो जल्दी से फटाफट आंसर दे दो चैट बॉक्स में। फटाफट आंसर दे दो।
सारे लोग आंसर दो फटाफट। हाँ बताओ बताओ। मेटालिक सॉलिड। थैंक यू। बहुत अच्छे। ये मैं जानबूझ के दिया, ऐसे देना नहीं चाहिए था, फिर भी दे दिया। चलो अब आओ दूसरे क्वेश्चन पर आओ। तो इस तरह के क्वेश्चन से ये साबित हुआ कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को घर पर कैसे सेल्फ स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। हमने जानबूझ के प्रॉपर्टीज नहीं लिखवाया, क्वेश्चन ही प्रॉपर्टीज है। क्विक कोवेलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टीज बताओ। इट इज वेरी हार्ड, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने थ्योरी में ना लिखा के क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड में कम हार्ड कौन है, स्लाइटली सॉफ्ट कौन है, तो वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। कंफ्यूजन दूर करें। मॉलिक्यूलर सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर। पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे हार्डेस्ट सॉलिड है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, वो है कोवेलेंट सॉलिड। उसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। अब हम क्वेश्चन का नजरिया चेंज कर रहे हैं। सारे लोग ध्यान दें कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। सुनो अच्छे से कान खोल के। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको नाम लिखना है कि वो मॉलिक्यूलर है या मेटालिक है या आयनिक है या कोवेलेंट है। सिर्फ क्रिस्टलाइन नहीं लिखना है। इससे पूरा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे पहचानेंगे। पहला एग्जाम्पल है, चलो बता, अमोनियम नाइट्राइट अगर क्रिस्टलाइन है तो कौन सा टाइप है वो लिखना है, अगर अमॉर्फस है तो अमॉर्फस लिख दो। चलो आंसर बताओ, चैट बॉक्स में आंसर लिखो। अमोनियम नाइट्राइट। इससे पता चलेगा कि हम सॉलिड को कैसे पहचानेंगे। बोलो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट। कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। अरे आयनिक सॉलिड को कैसे पहचानोगे, आयंस है कि नहीं। मेटालिक सॉलिड को कैसे पहचानोगे, मेटल है या नहीं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल होगा और कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होगा। किसी का अब तक आंसर नहीं आया। कितना खराब बैच है भाई। ओ माय गॉड। सानिया अफजल लिख रही है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। हाँ, दिस इज करेक्ट आंसर। दिस इज आयनिक सॉलिड। कैसे देखो, यहाँ आयंस में ब्रेक हो रहा है। NH4 प्लस NO3 माइनस। केटायन और एनाइन के बीच में, और केमिस्ट्री में याद रखो, अमोनियम आयन के कंपाउंड आयनिक होते हैं। सुनो अच्छे से 2 मिनट। आयनिक कंपाउंड किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। यहां देखो,
नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है, ग्रुप ऑफ नॉन मेटल, सिंगल नॉन मेटल नहीं है, सिंगल नहीं है। और ये कहां पर लिखा हुआ है, मैं रेफरेंस बुक दे रहा हूं, एनसीईआरटी को पढ़ो, 11th का केमिकल बॉन्ड आयनिक कंपाउंड, उसमें दो एकदम डार्क लाइन में लिखा हुआ है कि अमोनियम आयन के कंपाउंड जब भी होंगे, कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें केटायन ग्रुप ऑफ नॉन मेटल है, ग्रुप का मतलब बहुत सारे, और एनायन भी ग्रुप में है, फिर भी ये आयनिक कंपाउंड है, को क्यों आयन्स में ब्रेक हो गया, तो इज दैट द रीजन केटायन और एनायन के बीच में, तो अमोनियम जैसे NH4Cl आयनिक कंपाउंड, NH4NO2 आयनिक कंपाउंड, NH4 2SO4 आयनिक कंपाउंड, इसलिए मैंने लिख दिया अमोनियम आयन के कंपाउंड आयनिक होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मॉलिक्यूलर सॉलिड की पहचानने का तरीका है कोवालेंट बॉन्ड होगा, कोवालेंट बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड कोवालेंट बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको अच्छे से समझ में आ गया? अरे बोलो भाई, लिख लिए? ये सारा पॉइंट लिख लिए? उम्मे हबीबा समझ में आ रहा है? गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अबू हुरैरा आ रहा है, आशीष आ रहा है आपको? अब थोड़ा मैं अनम्यूट कर देता हूं। अब देखिए फिर हंगामा आ रहा है, सबको समझ में? बोलिए अनम्यूट होकर। यस सर। यस यस सर। थैंक यू। अरे अयान सैफी, मेरी आवाज आ रही है? अयान, अरे अयान कुछ तो बोलो। अयान सैफी, ये बोलता ही नहीं है, अल्लाह मालूम क्या नाराजगी है मुझसे। अनीका अब आई हैं, अनीका, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए नेक्स्ट, इसका बी पार्ट लिखिए, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। गलत आंसर दो लेकिन उससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P4O10, बताओ आंसर। मॉलिक्यूलर ऐप, अगर क्रिस्टलाइन है तो नाम लिखोगे कौन सा है, बताओ। कोवालेंट है, अच्छा। शेख माज कोवालेंट है, अच्छा, वेरी गुड। देखो कोवालेंट में, इधर सुने, कोवालेंट में नॉन मेटल एटम होता है और एटम होता है, ये पूरा ओवरऑल क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसलिए कोवालेंट। और मॉलिक्यूल में ध्यान दो, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल P4O10 मॉलिक्यूल है, दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये देखो, ये अगर पूछता, देखो देखो देखो, फास्फोरस, चूंकि देखो कैसे समझोगे, P4O10 में, समझा कि नहीं, ये जो P4O10 में मॉलिक्यूल हैं, जैसे अगर पूछता, देखो यहाँ फास्फोरस, तो P4, दिस इज कोवालेंट सॉलिड, दिस इज कोवालेंट सॉलिड। जैसे पूछता जर्मेनियम, दिस इज कोवालेंट सॉलिड। आपसे पूछता सल्फर, तो सल्फर S8 है, बहुत सारे कोवालेंट बॉन्ड हैं, तो ये भी कोवालेंट सॉलिड। लो ABCDE मैं खुद कर दिया, जल्दी करो। कोवालेंट सॉलिड में नॉन मेटालिक एटम, नॉन मेटालिक एटम, और उसमें बहुत सारे कोवालेंट बॉन्ड होंगे। P4O10 मॉलिक्यूलर सॉलिड है।
लिख लिए? अनम्यूट होके बोलो, अनम्यूट होकर। लिख लिए? बताओ प्लास्टिक कौन सा सॉलिड है? Amorphous. हाँ, ये अमॉर्फस हो गया, वेरी गुड, ये अमॉर्फस हो गया। रबर बताओ, रबर कौन सा सॉलिड है? रबर रबर रबर, अरे चुप क्यों है, बताओ ना यार, रबर कौन सा सॉलिड है? हाँ, ये भी अमॉर्फस सॉलिड है रबर। आ रहा है सबको समझ में? अच्छा अच्छा बताओ, क्वार्ट्ज, बातचीत नहीं, क्वार्ट्ज कौन सा एग्जाम्पल है, जल्दी बताओ। LiCl कौन सा है सॉलिड है, जल्दी बताओ। Covalent. हाँ, Sir, covalent है हाँ, quartz. क्वार्ट्ज कोवलेंट है। LiCl बताओ, LiCl। LiCl बताओ भाई, केटाइन एनाइन में ब्रेक हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आयनिक सॉलिड। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी एक तरह का रबर ही टाइप है, तो ये भी सॉरी, टेफ्लॉन ये भी अमॉर्फस सॉलिड। बताओ बताओ, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। अब हम इंटायरली डिफरेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अब सारे लोग सुनो, सब जिसका लेक्चर छूट भी गया है सबको समझ में आएगा। अब यहां से देखो सारे स्टूडेंट, ट्यूसडे की क्लास 5:30 बजे जो होगी, आप छोड़ेंगे नहीं, ट्यूसडे और थर्सडे प्लीज, वरना सॉलिड स्टेट खराब हो जाएगा आपका, प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने क्वेश्चन करा के आपका कंसेप्ट क्लियर करा दिया। अब ध्यान दें, अब देखिए ये अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सारे लोग ध्यान दें कि सर ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपने पढ़ाया, किसी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस है, किसी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स हैं, किसी में मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है? तो देखो टॉपिक डालो सारे लोग। डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसमें पहला है स्पेस लैटिस, सारे लोग देखो, स्पेस लैटिस। दूसरा नाम क्रिस्टल लैटिस। सर ये क्या होता है, तो गौर से सुनो, ये बताता है, बहुत आसान है, मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा। पहले देखो, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in थ्री डायमेंशनल, इसलिए चैप्टर पूरा 3D है, 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। अब मैं डायग्राम से समझाता हूं, देखो मैंने अभी सिखाया था आपको
सारे लोग, अमार सैफी, अयान सैफी, सब लोग समझें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसको हम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। सारे लोग लिख लिए। अब हम तुम्हें स्ट्रक्चर से समझाते हैं। लिख लिए? बोलो। अरे बोलो ना। ओके, लिख लिया, माशाल्लाह। अच्छा सुनो, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? जैसे मैं बोल रहा हूं अभी ड्रॉ मत करना, जब मैं कहूं तभी करोगे। गौर से सुनो। देखो, लिखना मत। थोड़ा सा बड़ा बनाओगे, गौर से सुनो। तुम्हारे पास अगर लाइन वाली कॉपी है तो उसमें आसानी से बन जाएगा। पहला काम सुनो, अच्छे से लिखना नहीं। स्क्वायर बनाओ। सारे लोग जल्दी से बनाओ, मैं स्टेप वाइज सिखाऊंगा। चूंकि पहले ये स्क्वायर बनाओ। इसको इस तरह ड्रॉ करो सारे लोग। मैं स्टेप वाइज सिखा रहा हूं, जल्दी करो, फिर बाद में कहोगे दोबारा नहीं बताऊंगा। जल्दी करो। एक एक आदमी अनम्यूट करके बोलो कि सर मैंने सब एक बोलेगा तो मैं समझ जाऊंगा। बताओ। ये बना लिए सारे लोग? अब सुनो, सामने सामने, इसके सामने नीचे, इस पॉइंट के सामने नीचे। इस तरह पॉइंट दो, जल्दी दो, इस तरह पॉइंट्स दो सारे लोग। लिख लिया? बोलो, लिख लिया? Yes, sir. अब सुनो। वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। अरे यार, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मिलाओ। चलो, हॉरिजॉन्टली। हंगामा नहीं करो, पीछे से आवाज आ रही भाई। ये बना लिए सारे लोग? जल्दी बोलो। अरे बना लिए? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सुनो अच्छे से। अब इनको पॉइंट से मिलाओ, ये पॉइंट सबको मिलाओ अच्छे से। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत ज्यादा बनाना है इसमें। अभी पहले इसको मिलाओ, क्योंकि ये चैप्टर 3D है। पहले बनाओ जल्दी से। कितना अच्छा लग रहा है, देखो 4 क्यूब लग रहा है तुम्हें? अरे 4 क्यूब्स लग रहा है ना तुम लोगों को? Yes, sir. अच्छा, हाँ, ब्यूटीफुल।
गाना गा रहा, ब्यूटीफुल। यहाँ देखें, यहाँ देख बिहारी ब्यूटीफुल कर रहा है, यहाँ देख। अब सुनो अच्छे से, अब देखो अच्छे से, इसके सेंटर पर पॉइंट दो। देखो जैसे टीचर दे रहा है उसी तरह बनाओ। देख लो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, देख लो, ब्यूटीफुल। ये बना दिए, सबके सेंटर पर पॉइंट दे दिए, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, सब लोग बना रहे हो ना? यस सर। हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब सुनो, ये जो सेंटर पर पॉइंट मिलाओ, सारे लोग सुनो। तो हॉरिजॉन्टली मिलाओ, सारे लोग सुनो अच्छे से। हॉरिजॉन्टली मिलाओ और वर्टिकली मिलाओ। देखो कितना और ब्यूटीफुल लग रहा है। अरे बोलो, कोई आदमी ब्यूटीफुल है? यस सर। यस सर। हाँ, ये अब कंप्लीट हुआ। देखो बुक सब में ऐसे ही बना रहता है। देखो सारे लोग, सारे इसी को कहते हैं स्पेस लैटिस। बातचीत नहीं, इसी को क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस। ये जो मैंने ऊपर डार्क किया ना, इसी पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं। तो यही है, 3 डायमेंशनल स्पेस में पार्टिकल कैसे अरेंज होंगे। ये तो एक छोटा सा पार्ट बनाया गया है, और आगे होगा। ये तो एक उसका बनाया गया है, ये 3D। अब पूरे चैप्टर में इसको अब बनाया नहीं जाएगा, एक दफा बना दिया गया, इसी को लेकर हम सारी चीज समझेंगे। तो बताओ सारे लोग मिलके, स्पेस लैटिस सबको समझ में आया? क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट कैसे है, उसी को स्पेस लैटिस कहते हैं। ये पहला टर्म्स था, पहला। दूसरा टर्म्स लिखो सारे लोग, यूनिट सेल। एकदम धीरे धीरे पूरा एक एक चीज करके मैं पढ़ाऊंगा, बस रेगुलर रहो तुम लोग। अब लिखो यूनिट सेल। अच्छा, एक बात बताओ सारे लोग, एकदम सुनना मेरी बातों को। अब पूरे चैप्टर में हम इतना बड़ा बनाएंगे तो टाइम भी लगेगा और कॉम्प्लेक्स भी है ये। जैसे आपका बर्थडे पार्टी होता, आप केक लाते हैं, केक अगर स्क्वायर है तो उसका छोटा सा भी पार्ट काटोगे तो क्या मिलेगा? स्क्वायर ही मिलेगा कि नहीं? यस सर। अरे बोलो ना। यस सर। तो सिमिलरली इस पूरे लैटिस में देखो कौन रिपीटिंग यूनिट है। देखो इस यूनिट सेल में देखो, ये तुम्हें छोटा सा यूनिट लग रहा है जो एकदम रिपीट करके आ रहा है, इसी से ये यस सर। क्यूब की है कि नहीं? क्यूब की तरह दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो हम पूरे चैप्टर में यही एक बनाएंगे और इस एक से पूरा समझेंगे। कैसे समझेंगे वो बात की बातें हैं। तो स्पेस लैटिस का स्मॉलर यूनिट को यूनिट सेल कहते हैं। अब देखो तुम इसको आगे बना के फैला सकते हो। देखो देखो मेरी मैथ कितनी है, देखो ड्राइंग कितनी अच्छी है। देखो ए अल्लाह, ऐसे ही बन रहा है कि नहीं? फिर इसको नीचे तो वही कहने का मतलब है कि यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट्स। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का जो रिपीटिंग यूनिट होता है उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। अब इतना पूरा सेल तो हम बनाएंगे नहीं, तो हम उसके एक छोटे से पार्ट को काट कर हम पूरा एनालाइज करेंगे। तो पूरे सॉलिड स्टेट में हम यूनिट सेल से उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट सेल, तो लिखो द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल repeating unit of क्रिस्टल सिस्टम। कोई भी कहे क्रिस्टल सिस्टम का रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं?
तो इज कॉल्ड यूनिट सेल। बहुत आसान है, अच्छे से समझो और ट्यूसडे थर्सडे की क्लास मिस मत करना। तो द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल, और ये स्पेस लैटिस 3D है तो रिपीटिंग यूनिट भी 3D होगा। अगर ये 2 डायमेंशनल होता तो यूनिट सेल भी 2 डायमेंशनल होता। अगर ये 1 डायमेंशनल होता तो यूनिट सेल भी 1 डायमेंशनल होगा। तो यूनिट सेल 3D इसलिए है, इसका जो इंटायर क्रिस्टल सिस्टम है वो भी 3D है, और यही यूनिट सेल मिलकर पूरा स्पेस लैटिस बनता है। बताइए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए, इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम समझा देते हैं। लिखिएगा लैटिस साइट, दूसरा नाम लैटिस पॉइंट। देखो, द पोजीशन occupied by constituent particle। अरे यार वीडियो को हटाओ, नवेद रजा, सोहालिया, आमिर। अरे वीडियो हटाओ यार, तुम लोग वीडियो क्यों डाल देते हो यार? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन, फिर डाल दिया यार, इन पार्टिकुलर। अरे फिर क्यों डाल दिया यार? हटाओ ना, मजाक कर रहे हो क्या? बददुआ दे दूंगा दरूद शरीफ पढ़कर। पार्टिकुलर यूनिट सेल, द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय, फिर डाल दिया, occupied by constituent particle in particular unit cell is called, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, is called लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। बताओ, लिख लिए ये टर्म्स? यस सर। सब लोग लिख लिए? सारा अजीज, शाहीन, परवीन, शेख माँ, शरीन, फातिमा, स्टैंडीन, दौरजे, सोआलिहा, उम्मे हबीबा, उज़मा खान, ज़ेबा, कौसर, जोहा, सानिया अफजल, सानिया अनवर, रेहान अली, रेशम तलवार, नुज़हत नियाज, नवेद रजा, नाइला कमर, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद जैद, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद अयान सफ़ी, अम्मार सफ़ी, खुशी, खुर्रम, जोया परवीन, हुमा फिरदौस, हबीबुर रहमान, फ़ायका, फ़ायका अजीज़, आयशा, आयशा खानम, आरिफ, अनीका, आमना, आमिर, अदीबा, अबू हुरैरा, तनशीबा, रियाज, शेख माज, मोहम्मद सुहैल। सब लोग लिख लिए? यस सर। देखो, एक दफा में तुम्हारा सबका नाम पढ़ दिया। हमने शाउट आउट किया। अब सुनो अच्छे से, तो मैं लैटिस पॉइंट को और अच्छे से समझाता हूं। मान लो कि ये कोई यूनिट सेल है। देखो अच्छे से मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे दिलो जान वाले स्टूडेंट लोग, देखो अच्छे से। कौन फू फू कर रहा है यार? देखो इधर, बिहारी कहीं का। लैटिस पॉइंट सुनो, ये कॉर्नर है। बताओ इसमें कितने कॉर्नर हैं? अरे बोलो ना, कितने कॉर्नर हैं? 8। तो अगर पार्टिकल हर कॉर्नर पर है तो लैटिस साइट 8 होगा। पोजीशन, पार्टिकल जहां जहां प्रेजेंट होता है ना, उसी को सॉलिड स्टेट में लैटिस साइट कहते हैं या लैटिस पॉइंट। तो लैटिस साइट 8 हो गया। 8 कॉर्नर पर 8 एटम हैं, तो इसी को लैटिस साइट कहते हैं। ये सब लिख लो बना के डायग्राम। बोलो बोलो, आया समझ में? यस सर। हाँ, लैटिस साइट का मतलब है पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन। पार्टिकल जहां जहां पाया जाएगा वो अपना लैटिस साइट बनाएगा। ओके, यस। थैंक यू।
एक और लास्ट टॉपिक पढ़ा के मैं छुट्टी दे दूंगा। लिख लिया? थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कोई बता सकता है यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं? तुम लोग पढ़ चुके होगे हर जगह। दो। दो। देखो पहला लिखो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका दूसरा नाम सिंपल यूनिट सेल। तीसरा नाम दे देता है तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं, बेसिक यूनिट सेल। तीनों नाम एक ही है, तीनों नाम याद रखो। प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसी का दूसरा नाम सिंपल यूनिट सेल, उसी का तीसरा नाम बेसिक यूनिट सेल। तो कोई भी कहे क्या होता है ये, तो कहो इन दिस यूनिट सेल particles are present at corner। समझे? तो सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टूडेंट बताओ। एस, हाँ, हर कॉर्नर पर जहां होगा उसको हम कहेंगे। जैसे इसका डायग्राम ये बना सकते हो, ये जो मैंने बनाया है ये तुम बना सकते हो कि यहाँ पार्टिकल। तो कोई भी पूछे, सुनो, सिंपल यूनिट में लैटिस साइड बताओ, तो क्या बताओगे? 8 है कि नहीं? सही कह रहा हूं ना? हाँ। आशीष आ रहा है समझ में? आशीष कुमार साहू। स्टैंडिंग डॉर्जे, आपको क्वेश्चन पूछना है रे, आपने हाथ उठाया है। स्टैंडिंग डॉर्जे, स्टैंडिंग, हाउ आर यू? कुछ पूछना है स्टैंडिंग डॉर्जे? नहीं सर। बोलो, क्वेश्चन पूछना है स्टैंडिंग? नो सर। अच्छा, थैंक यू। आप आज, शुक्रिया आप आज क्लास में आए। बंद कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, चलिए। तो आप, ये हो गया। दूसरा लिखकर छुट्टी दे दूंगा, नॉन प्रिमिटिव। प्लीज ट्यूसडे की क्लास मिस नहीं करना है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसका दूसरा नाम सेंटर्ड यूनिट सेल। ये कहता है इन दिस यूनिट सेल particles are present at other position। गौर से सुनिए, at other position in addition to corner। कॉर्नर के अलावा अगर पार्टिकल किसी और पोजीशन पर है तो उसको हम नॉन प्रिमिटिव। इसलिए नॉन प्रिमिटिव 3 तरह का होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड। याद रखो, अगर सिर्फ कॉर्नर पर होगा तो उसको प्रिमिटिव कहेंगे। कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पर तो है ही है, उसके अलावा और किसी और पोजीशन पर है तो उसको हम नॉन प्रिमिटिव कहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, इसीलिए नॉन प्रिमिटिव जो होता है ना, वो 3 तरह का होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दुलारे प्रिमिटिव। एक का नाम है फेस सेंटर्ड,
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? चैटिंग बॉक्स में लिखकर बताओ, या कोई बोलना चाहो तो बोलो। बॉडी सेंटर्ड, नाइला कमर गलत बोल रही हैं आप, मैं इसलिए पूछा। एफसीसी का फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्यूबिक, क्यूबिक, यहाँ क्यूबिक नहीं लिखा हुआ है, दैट द रीजन स्टूडेंट कंफ्यूज है, वो नेक्स्ट कल के लेक्चर में मैं समझाऊंगा। सी, तो लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, यहाँ क्यूबिक कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। हाँ गलत है आमिर, बीसीसी नहीं बोलेंगे। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है भारतीय सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड या बॉडी क्यूबिक सेल। बॉडी क्यूबिक, क्या क्यूबिक लिखा हुआ है यहाँ पर? हाँ, इम्बेसाज सर से पढ़ रहे हैं, क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, चलो 1 मिनट में रिवाइज कराता हूं। यूनिट सेल दो तरह का, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब सिर्फ कॉर्नर पर होगा, नॉन प्रिमिटिव का मतलब कॉर्नर के अलावा अगर फेस के सेंटर पर है तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अनिका, स्वालिहा, उम्मे हबीबा, जिसका कल का लेक्चर छूट गया है वो मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैं लेक्चर भेज दूंगा। व्हाट्सअप नहीं करेंगे मैं नहीं भेजूंगा।